अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। कागजात नामजदगी छीनने की जो दौड़ लगी हुई थी और उसके बाद तजवीज़ कुनिंदा ताइद कुनिंदा को अगवा करने का जो माहौल बना हुआ था, कंपनी जो मसरूफ़ थी, दिलेर दिलेर पुलिस वालों को भेजा हुआ था कि इन सबको उठा लो हैं। वो नामालूम अफराद वर्दी के बगैर जो थे, कुत्तों की तरह जो भाग रहे थे इन लोगों के पीछे कि किस तरह उठा लें, वो आज सब कुछ कागजात वगैरह जमा हो गए। उसके बाद जनाब सबके मुस्तरद भी कर दिए और उन लोगों के जो पीटीआई के ख़ास लोग हैं जिन्होंने सारा जुल्म और जबर बड़ी हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया है, और कुछ दरमियाने लोगों को उन्होंने उनके कागजात मंजूर कर लिए। यानी ये किस किस्म की हमारी नंबर 1 कंपनी है कि इनकी अकल इतना काम नहीं करती कि अल्लाह के बंदो, अगर कोई आपने चीज़ लोगों के जहन के अंदर ये डालनी है, थोड़ा शक डालना है कि यार ये क्या हो रहा है, जो गेम खेलनी है आपने, तो वो जिनके मुस्तरद किए हैं, वो जो कटर जिस तरह मुराद सईद, आज़म स्वाति, अब्दुल मजीद नियाजी, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और यहाँ तक कि उस्मान डार जिससे आपने वो भी करवा दी थी, कॉन्फ्रेंस भी करवा दी और उसने बड़ा गलत बोला था खान के बारे में, उसकी वालदा के भी आपने मुस्तरद कर दिए। कोई हद होती है अपना कंपनी हुजूर, ऐसे तो नहीं करते। इनमें से कुछ के तो आप वो मंजूर होने देते, लोग सोचते कि नहीं यार क्या चक्कर है, ये उनके अगर मंजूर हुए तो अभी जिनके नहीं हुए, अभी तो आपने सीधा कर दिया ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अभी दरमियाने लोग जो हैं, दरमियाने जो ना इधर के ना उधर के ना, जिस तरह अभी काफ़ी अरसे से जब से अली मोहम्मद ख़ान वापस आए थे, उनके बोलने का अंदाज़ और वो जिस तरह की उन्होंने बयान दिए, वो जो पीटीआई ने ऑनलाइन जलसा किया था उसके अंदर वो अपने ही लोगों को फांसी की बातें करने लग गए थे। उनका पहले तो खबर आई कि जी मंजूर हो गया, फिर बाद में आया शायद हो सकता है कुछ फरमाइशी मुस्तरद भी करवाए हों, वल्लाहु आलम। वैसे अभी ये हमारा वो भी नहीं रह गया हुआ कि अगर कोई ऐसे लोग आ भी जाए ना, पीटीआई को अल्लाह ने ऐसी ताकत बना दिया कि जिसका दारो मदार इस चीज़ पर नहीं है कि कौन लोग साथ रहेंगे और कौन छोड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई सिर्फ खान है, खान जिधर है लोगों ने उधर ही जाना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ये अपनी ये गेम चलाएं कंपनी वाले और अपने ने लोग जो हैं, जैसे कि पीएसएल के अंदर कैटेगरियाँ नहीं बनाई हुई कंपनी ने इस तरह ही पीटीआई के उम्मीदवारों की कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं कि हार्ड हिटर, उसके बाद दरमियाने, उसके बाद जो यही नए उभरते हुए प्लेयर खिलाड़ी जो हैं, और एंड पे जो हैं और रेलू कटे। तो रेलू कटों को शामिल करने की पूरी उनकी कोशिश है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती, हम इनको नंबर 1 कहते थे, इन्होंने तो छांट छांट के रख दिया। जितने भी बड़े नाम थे उनको इन्होंने बाहर कर दिया। अभी मुझे वहाँ पर एक्स पर लोग ये भी कह रहे थे कि अभी आपका कहने का मकसद ये है कि वो जो है वकील, वो जो है अवान साहब, वो भी क्या नाम है, उन पर भी शक किया जाए। शक का तो भाई अब ऐसे है कि शक तो हम हर एक पर ही करते हैं, कोई ऐसा रह गया जिस पे शक ना किया जा सके। जिन्होंने हमें ऐसे लितर पोला कर करके हमें ये हमारा हाल कर दिया, उनसे हम कितनी मोहब्बत करते थे। और अब तक जो पीटीआई के अंदर हुआ है, खान के अलावा भाई मुझे तो किसी पे कोई इतबार नहीं। मैं तो हर एक को शक की नज़र से देखता हूँ, सोए चांद लोगों के। हाँ, जैसे मुराद सईद, उसके ही करवा देते मंजूर, साथ अपने 2-4 चिन शबालू जो हैं वो भी अंदर शामिल करवा लेते। कुछ अक्ल से बंदा काम लेता है। और ये सब कुछ करने के बाद आपने इतनी दौड़ें लगी, यानी कि ये सारा आपने ड्रामा किया है ये दिखाने के लिए कौम को देखो हमारी जो पुलिस है कंपनी के कहने पर, और वो जो नामालूम अफराद वर्दी के बगैर जो होते हैं, जो कभी हम कहते होते थे और सुनते होते थे कि जब आप रातों को सोते हो तो ये बॉर्डर के ऊपर पता नहीं क्या गुलछड़े उड़ाते थे, अभी तो यही समझ में आता है। बहरहाल ये यानी ये सारा ड्रामा कराने का, कागजात लेके फलाना भाग गया, फलाना फलाना अंदर वो आरओ जो था, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर, उसके पास ही ऐसा जो बैठा हुआ था, उसने कहा मुझे दिखाओ, और लेके भाग गया। औरतों के साथ, ख्वातीन के साथ क्या क्या आपने जुल्म किया, ये दिखाने के लिए सारा ड्रामा किया था आपने। इससे बेहतर तो ये था कि तब भी आप आ लेने देते सबको आराम से, सुकून से। इतनी बदनामी, पहले कौन सी अब इज्जत रह गई है, लेकिन इतनी बदनामी, और उसके बाद आप
फिर एंड पे आके आपने ये तो वही कर दी, वो बच्चों वाली जो होती है पोटी, वही की है, बल्कि बड़ा किया वो भैंस वाला ही। ओ उससे हाँ नंबर वन, हम तो आपको बड़ा अकल का वो समझते थे कि यार दुनिया मोसाद वगैरह ऐसी है, ये हर एक के साथ उलझी हुई है कि तो पल्ले ही कुछ नहीं है। और कल मैंने करना था, मैं दरअसल आया हुआ हूँ, आपने नोट किया होगा, मैं पहाड़ों पे कहीं दूसरे शहर आया हुआ हूँ। तो कल हाफिज साहब ने खिताब किया जनाब किसानों के साथ। लो यानी हाफिज साहब आप मुल्क के सिपहसालार हैं, आपसे अपना काम तो होता नहीं, किसानों के अंदर जाके बैठ गए और वहां पर बता रहे हैं ग्रेनाइट पाकिस्तान में ग्रेनाइट के भी पहाड़ हैं, हम उनसे 400 अरब डॉलर कमा सकते हैं। हाफिज साहब पहले जो अल्लाह ने हमें इतनी मादनियात दी थी उसका क्या बना? आपसे पहले आने वाला हर जर्नल इस तरह की बकवास करके गया। मुशर्रफ वो तो इसको जो था चाइना के साथ सी पैक वाला, दिमाग खा लिए, आंखें बाहर आ गई डेले इंतज़ार करते करते कि कब सी पैक में से कुछ निकलेगा। तो आपने भी यही लॉलीपॉप फिर दोबारा वही पुराने वाला, अगर है भी है तो ये आपका काम नहीं है सर, ये आपका काम ही नहीं है। और किसानों में बैठना, खेती बाड़ी, आलू टिंडे बैंगन लंबे वाले, ये आपका काम ही नहीं है जनाब। आपका काम है बॉर्डर पे जाके बैठना। मुल्क की सिक्योरिटी आपने इतनी ख़राब कर दी, सारे लोग तो आपने पेपर इकट्ठे करने हुए छीन के भागने वालों पे लगा दिए थे हैं। तो जो आपका काम है आप वो कीजिए। अभी आपने माशाल्लाह इरशादात क्या आपने फरमाए हैं वो सुनिए आप ज़रा। हाफिज़ साहब फरमाते हैं जनाब, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है, जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। ये फिक्रा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हाफिज़ साहब के अल्फाज है जी, हाफिज़ साहब कह भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और शैतान भी कह दिया जी, शैतानी मीडिया है। जनाब आप लोगों ने कोई सच बोला हो आज तक? आपसे पहला जो महाशय था बाजवा, जो सारी ये करतूत करके गया, वो कहता था गुनाह कबीरा है कि अगर हम अब अपनी बात से पलटें कि हम सियासत के अंदर दखल नहीं देंगे। आप लोग तो सियासत के अलावा काम ही कोई नहीं कर सकते, जंग आप कोई लड़ नहीं सकते, जितनी जंगें हुई हैं आप सब हार गए। तो ऊपर से आप ये भाषण देने आ जाते हैं कि दुश्मन अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख को पोक कर देंगे। यही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो क्या कर सकते हो? कुछ भी आज तक आपने किया नहीं है और बड़े बड़े आप भाषण देने लग जाते हैं। आगे आपने क्या फरमाया? हाँ जी, और फिर आप इतने ढीठ हो हाफिज़ साहब कि आप के पास कोई भी ऐसा अपने मौलवी से जिससे आपने कुरान हिफ्ज़ अगर किया ही है ना, उससे पूछ कर उसे फ़ोन करें। फ़ोन क्या करना है? आपके आसपास पूरी फ़ौज 7 लाख फ़ौज आपकी नौकर है, आपकी नौकर है, कौम की नहीं, मुल्क की नहीं, आपकी नौकर है। किसी एक बंदे को भेजिए। जिस तरह आप ये क्या नाम है तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा को उठवा रहे हैं, अपने किसी नौकर को भेज के, ISI वाले को किसी को भेज के अपने उस मौलवी को उठवा के लेके आए जिसे आपने कुरान हिफ्ज़ किया है। उससे पूछिए कि ये रियासत तैयबा क्या है। मजाक नहीं, मैं खुद जानना चाहता हूँ। मैंने किताबें पढ़ पढ़ के मैं फिर दोबारा सीरत की किताबें निकाली हैं। मैंने कहा देखो तो सही यार, हो सकता है नहीं हाफिज़ साहब अब माशाल्लाह 22वें ग्रेड के नौकर बन गए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हो गई, किसी कोई लॉजिक होगा। मुझे तो कहीं भी नहीं मिला तैयबा, रियासत तैयबा, सिर्फ इसलिए कि खान साहब ने रियासत मदीना कहा है, इस वजह से आपकी मजबूरी है। अब आप कह नहीं सकते रियासत मदीना, आपको चिड़ी इतनी है खान से, और आप बार बार उसी चीज़ को, जो चीज़ गलत है उसको ही दोहराई जा रहे हैं, वो भी इस्लाम के अंदर। फिर आप क्या फरमाते हैं कि जी 2 रियासतें हैं जो कायम हुई कलमे के ऊपर, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। जनाब आपकी जो अकल जो है ना, वो आप लोगों की काम करती है सिर्फ पैसे पे। जिस तरह अभी बाजवा साहब ने वहाँ पर 14 प्रॉपर्टी हम बना ली है ना, दूसरी किसी चीज़ पे आपका अकल आपकी काम नहीं करती। उस वो गिनने शिनने के काम के अंदर आप बहुत माहिर हैं। तो आपको याद करवाएं, अगर ये इतना ही कोई बड़ा कारनामा था कि पाकिस्तान जो कलमे के ऊपर बना, आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया। पॉइंट पे आता हूँ, अगर ये इतना बड़ा कारनामा था तो आपने मुल्क कैसे तोड़वा लिया?
71 में एक ही पाकिस्तान था ना, कलमे के नाम पे बना था ना, अब वो बांग्लादेश है। और जो आपके आमाल है ना, आप इस मुल्क को भी तोड़ने पे लगे हुए हो। रियासत तैयबा आपने इसका छोड़ना कख नहीं है। आप लोगों ने भी रिटायर होके पहले तो इमरजेंसी की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको अगर इजाज़त नहीं मिली, अमेरिका हुजूर ने आपको इजाज़त नहीं दी, तो उसका गुस्सा कौम पर क्यों निकाल रहे हो? वो तो आपको पाल रही है। ये सारे विजर शिजर सारे एक साल में पता नहीं आपने कितने दौरे कर लिए हैं। ये सब कुछ तो कौम आपको दे रही है ना, पाल रही है ना आपको। टैक्स लगाई जा रहे हो, 500% इजाफा हो गया दवाइयों में। हाफिज साहब, खाद मिल ही नहीं रही ब्लैक में। जिसका काम आपने लिया वो अस्करी खाद हैं, जिस काम में हाथ डालते वो चीज़ ही नहीं मिलती। तो आपने इकानमी ठीक करनी है, वो जो है जिसके लब बड़े आज़ाद है, उठा उठा के कामी। और हर दूसरे दिन आपने टीवी पे डाला होता है, जैसे कोई फैसला खान के हक में आ जाता है उसी दिन ही स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है। जैसे ही कोई आपने पकड़ धकड़ शुरू की होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर चले जाती है। बच्चों को क्या, हम यूथ ही हैं, हमें चूतिया ना समझिए आप। बस हो गई, बहुत हो गया। क्या ड्रामे लगाए हुए। उसके बाद आपने ये ग्रेनाइट वगैरह क्या छोड़ा आपने नया शोशा। हाँ जी, तो हाफिज साहब अर्ज फरमाते हैं पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। जनाब हमें नहीं था पता, मुल्क के मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया ही यही जाता है। बच्चा स्कूल में जाता, बाद में पहले उसे बताते पाकिस्तान माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। जनाब अली देखे ना, बिजनेस की बात आप अच्छी करते हैं, गिनने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अच्छी करते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपको फौज में नहीं जाना चाहिए था। आपको नूरे की तरह, नवाज शरीफ की तरह आपको किसी की करनी चाहिए थी पहले, उसके अंदर बिजनेस के अंदर आगे, फिर ऐसे ना सीढ़ियाँ पकड़ते पकड़ते ऊपर आना था, कोई नाम करते, कोई पैसा वगैरह कमाते। तो अभी आप ये जो कह रहे हो ग्लेशियर, आधे से ज़्यादा तो आपने इंडिया को गुवा दिया। अभी बाकी जो बचा ना, ये पैसे कमाने की आप बता रहे हैं ना, वसाइल बड़े हैं। तो जैसे मैंने एक्स पे कहा, आप ऐसा कीजिए, ये जो ग्रेनाइट वगैरह खोद देंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाके उन लोगों को ये ज़िंदगी आप तबाह करेंगे। जैसे वो जहाँ से सोना और तांबा निकला है, बलूचिस्तान वाले, उनकी तो अजाब बनी हुई है ना ज़िंदगी, उनकी करोगे। इससे बेहतर है ये जो ग्लेशियर वाला चक्कर है ना, वहाँ पर तो सिर्फ आप ही हो। ग्लेशियर तक तो और कोई बंदा जा भी नहीं सकता। वहाँ पर आप टूटियाँ लगाओ, टूटियाँ लगा के फी लीटर पानी बेचो। मजाक नहीं, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेटर जो है वो हीट अप हो जाएगा, इतना पैसा है। ये काम कोई करें आप, जहाँ पर आप वैसे ही मौजूद हैं। ये ग्रेनाइट वगैरह को छोड़ दीजिए, ये मुंतखब हुकूमत आने दे, चुनतखब नहीं, जैसा कि सदीक भाई कहते हैं, ठीक है, उनका काम है, उनको करने दे। फिर आपने ये अंदर वो डाला सोना तांबा, वो तो हो गया ना, वो तो बेचारा बलूचिस्तान वहाँ से निकला, ये जैसे ही निकला गैस और ये सब कुछ, उसके बाद उनकी तो जान के और लाले पड़ गए उनके ऊपर। ऐसे बेगैरत आपने वो जो सरदार वगैरह वो ज़बरदस्ती बिठाए हैं। जैसे ही वो आज़ाद होने लगते हैं, अपने आप का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, एज ए मुसलमान कोई किसी के नीचे नहीं है, कोई सरदार वगैरह, क्या सरदार वगैरह। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई नेकी की हिदायत देता है, सीधा है, किसी के साथ खड़ा होता है मुश्किल वक्त पे, वो खुद में सरदार है। बेशक वो सरदार पहले कभी है ही नहीं था, उसके ख़ानदान में से कोई नहीं था। जो हक पे खड़ा होता है वो सरदार है, जैसे कि हमारा इमरान खान है, पूरी कौम के लिए खड़ा है ना। मैं तो ये भी शुक्र करता हूँ कि जनाब ये ऑक्सीजन आपके कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने वो उस ज़ात को पता था कि अगर ये ऑक्सीजन आप लोगों जैसे आप जैसे लोगों के हाथ में होती, तो अब तक तो आपने उसके ऊपर भी टैक्स टूक्स लगा दिए होने थे। वो भी अस्करी ऑक्सीजन होनी थी, जिस तरह हर चीज़ अस्करी है, DHA है। ज़मीन, सब्जियां वगैरह, ये जो आप कह रहे हैं आम, फल पौधे, किन्नू, ये आपका काम है। ये स्टार जो आपने इतने लगाए हुए हैं, जंग तो हम कोई जीते नहीं, ये तो ट्रूथ है ना। ये स्टार आपको मिलते किस चीज़ के हैं? मजाक नहीं, ये सीरियस दिल से सवाल है, कोई वैसा नहीं कि जितने बाजवा भी इतने लगा के गया है, जलील करके कौम को दबा करके लेट गया एक ही उसके ऊपर, साइफर के ऊपर, जिसके ऊपर आप अभी तक जलील हो रहे हो और कौम को जलील कर रहे हो। तो ये उसको ये किस चीज़ के मिले कि वो कालें आती थी जितनी, सुन के उसके ऊपर जो उसने अमल किया, उसके बाद उसको स्टार देते थे कि वाह जी वाह, अमेरिका हुजूर या फलाने का हुक्म मान लिया, इसको एक स्टार दे दो।
इसके अलावा तो और कोई बात समझ में नहीं आती। इसके अलावा आपने क्या फरमाया है? फिर आप फरमाते हैं कि हमने कायद-ए-आज़म के उसूल भुला दिए जिस वजह से तनज़ली का शिकार हुए। जनाब अली कायद मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने बार बार कहा कि आप लोग, आप जैसे लोग, आप नौकर हो कौम के, और इदारे जिसके अंदर ये नौकर काम करते हैं उनकी कोई इज्जत शिज्जत नहीं होती, इज्जत कौम की होती है। तो वाकई आप लोगों ने तो फख्र के साथ सब कुछ भुला दिया, और उसके ऊपर फिर हम ही सुना रहे हो कि कायद ये कहते थे आफरीन यार सीना चोरी और वो सीना जोरी, यानी कायद की हर चीज को आपने तहस नहस कर दिया। आपको अयूब खान का पता है ना, आपके दादा परदादा जिस बेगैरत ने पाकिस्तान के अंदर ये सारा गंद शुरू किया, वो अयूब खान, उसको कायद-ए-आज़म ने अब्दुल रब नश्तर के साथ वो महाजरीन के लिए लगाया था। तो अब्दुल रब नश्तर ने बताया कि ये जो बंदा आपने लगाया सर, ये तो निकम्मा है, ये तो किसी काम का नहीं है। और कायद ने फरमाया था कि मैं इस अफसर को जानता हूँ, ये सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, और इससे इसका बैज वगैरह छीनो और 1 साल के लिए इसको किसी कोने में डरबे में बिठाओ। ये कायद का था। जो हरकत आप अभी कर रहे हैं, अब अगर कायद जिंदा होते आपके साथ उन्होंने क्या करना था, और आप कायद की बातें करते हो। वही बात, चोरी और सीना चोरी, आयना आपने तोड़ के रख दिया। आप खुद रिटायर हो गए थे, रिटायर होने के बाद आप फिर दोबारा आर्मी चीफ लग गए। वाह, आर्मी चीफ आप ऐसे लगे हो कि जब से लगे हो क़यामत आई हुई है पाकिस्तान में। लोगों को मार धाड़, उसको तो छोड़ो, आपने तो औरत, घर और 4 दीवार की इज्जत नहीं छोड़ी। ये आपने जनाब करतूत किए हैं, और कायद की आप बातें करते हैं। या तो आप ऐसा कीजिए, कब्जा तो आपने किया हुआ है, मज़े सारी मौजें आप कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपने ये फौज और सारा दारा ना, सबका सब प्लाट वगैरह जितने आपने लेने थे, ज़मीनें आपने पता नहीं कितने हज़ार फिर अलाट करवाई हैं ना, वो सब उधर कर लीजिए। पाकिस्तान की नई हुकूमत आ लेने दीजिए। आप अपनी कंपनियां, वो जो 50 के करीब कंपनियां, उनको चलाएं। ये फौजियों को, ये वो जो हैं, उनको अपने वर्कर के तौर पर, नौकर के तौर पे आप इस्तेमाल कीजिए। हम नए सिरे से नई फौज बना लेंगे, क्योंकि आप लोग तो अपनी ही कौम पर जुल्म कर रहे हो। हकीकत है ये। और अगर कोई आवाज़ उठाए, आप उसको उठा लेते हो। मुशर्रफ याद है अल्लाह ने उसको कैसी बीमारी लगाई और कैसे वो मरा है। बाजवा का भी यही हाल होना है। वो जो 71 वाला था, उसका भी यही हाल हुआ था। ज़िया वैसे ही उड़ा दिया गया, पता नहीं किसने उड़ाया। वो तो कहते हैं कि काम कुम निकलवा लिया तो खुद ही अंदर से ही उड़वा दिया। तो कितनी देर हमने ज़िंदा रहना है? हाफ साहब आपने भी, मुझे नहीं लगता आपको हिदायत नहीं। आप जिस तरह की बातें करते हो, मैं एज ए शहरी और एज ए मुसलमान, मेरा हक है, हमारे जो नौकर हैं, हमारे जो करता धरता हैं, हम उनके ऊपर बात करें। कोई आपके साथ ज़ाती चपकलिश नहीं है हमारी। आपने कौम को दबा के रख दिया। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें तो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में होती थी, फ़लस्तीन में हम सुनते थे, जो आपने हमारे साथ कर दी है। तो आवाज़ उठाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आवाज़ उठाओ, क्योंकि हाथ तो हम उठा नहीं सकते। 76 सालों से तो हमको ऐसा ज़हनी गुलाम बना के रखा था। इंशाल्लाह वो वक़्त भी आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, कि ईमान का सबसे बेहतर जो हिस्सा है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग ईमान है, कुछ गलत होते देखो उसको अपने हाथ से रोको। तो वो तो हम रोक नहीं सकते, कर नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर इमरान खान ने हमारी आंखों का इलाज कर दिया। अभी हमने अपनी बीमारियां देखनी शुरू की हैं, ठीक है। अभी हिम्मत पैदा कर रहे हैं कि उन बीमारियों का, उन कीटाणुओं का इलाज करें। वहाँ पर दवाइयाँ फेंके, छिड़कें। वो स्प्रे जो होते थे मच्छर मार और दूसरे कीड़े मार, उनको फिर एक साइड पे करें। फिर वो जिस्म के अंदर की जो बीमारियाँ हैं, वो डॉक्टर इमरान खान ने हमें दिखा दी हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिम्मत पैदा करेंगे कि उसका इलाज करना है ना। तो इसलिए फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी है कि हम, वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा जो है ईमान का दर्जा, कि कुछ बुरा होता देखो, कुछ गलत होते देखो तो आवाज़ उठाओ। हम आवाज़ उठा रहे हैं जनाब, जब तक उठा सकते हैं। ले भाई लोग, बशर्ते ज़िंदगी, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।